हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी थर्ड ईयर। सेम है हमारा फिफ्थ। एक्ट है हमारा बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता। अगर आपका बीएनएसएस आए तो आपका जो कोड है 5006 आएगा। अगर सीआरपीसी आए तो कोड आपका 5002 होगा। तो आप इसको लेके परेशान ना होना, ठीक है। ये कहीं 506 भी लिखा हो सकता है या 502 भी लिखा हो सकता है। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर का क्वेश्चन है। और जो आज का क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम के पर्पज से भी और नॉलेज के पर्पज से भी। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको कराता हूं जैसा आपको पता हो, जो आपके एग्जाम और आपकी नॉलेज के पर्पज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो। आज का जो क्वेश्चन है वो है अन्वेषण, ठीक है। क्या है? अन्वेषण। देखो, वीडियो में चलने से पहले फिर एक बार कह रहा हूं आपसे, अगर आपने वीडियो को काटा या आपने इसकी स्पीड ज्यादा करने की कोशिश की या आप 1 या 2 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए भी इधर उधर हो गए, तो ये क्वेश्चन स्टार्टिंग दौर में आपके दिमाग से निकल जाएगा और ये फिर दोबारा से आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसे समझने की थोड़ी कोशिश करना। आपने अब से पहले क्वेश्चनों में आपने देखा होगा, मैंने 2-3 शब्दों का बार बार जिक्र किया था। अन्वेषण का, जांच का और तीसरा विचारण का, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने इन 3 शब्दों का बहुत ज्यादा वर्णन किया है, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है वह है अन्वेषण। लेकिन जब तक हम इन तीनों को एक्सप्लेन नहीं कर देते हैं या मैं कर देता हूं, तब तक ये अन्वेषण आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो पहले इन तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं, एक एक 2-2 पॉइंटों में एग्जाम्पल के जरिए से। चलिए, जो अन्वेषण होता है, ठीक है, अन्वेषण केवल पुलिस कर सकती है। क्या? केवल पुलिस, ठीक है, नंबर 1 पे। या दूसरा, मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति कर सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी, लिख लो, व्यक्ति सही नहीं होगा, है ना, अधिकारी, ठीक है भाई। ये 2 पॉइंट बनते हैं। अब चलते हैं हम अपनी जांच पे। दूसरा नंबर, जांच। जांच केवल नंबर 1 मजिस्ट्रेट कर सकता है। अब कहोगे सर आपने अब से पहले जो जमानत और जमानतीय और अजमानतीय में आपने तो बार बार बोला था कि मजिस्ट्रेट अन्वेषण जांच विचारण करने के बाद, अन्वेषण जांच विचारण करने के बाद। तो वो मैंने किस लिए बोला था वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इस पॉइंट को आप समझो। अन्वेषण केवल पुलिस कर सकती है या मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अन्वेषण कर सकता है। जांच केवल मजिस्ट्रेट के अधिकार में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्यों और कब होता है। उससे पहले तीसरा पॉइंट और बता देता हूं। तीसरा, विचारण। विचारण या परीक्षण, इसको भी कौन करेगा? मजिस्ट्रेट। ये भी मजिस्ट्रेट का कार्य है, ठीक है। अब ये पहले मैंने तीनों चीजें क्लियर कर दी हैं। अब होगा क्या? अब मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया था उसको मैं समझाता हूं। अन्वेषण पुलिस कर सकता है या मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी कर सकता है। जांच केवल मजिस्ट्रेट कर सकता है। विचारण
या परीक्षण मजिस्ट्रेट कर सकता है, जो न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश। ठीक है, आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि सर जमानतीय और अजमानतीय मामलों में आपने बोला था किसी व्यक्ति को जमानत दी जाएगी या न दी जाएगी। तब आपने बोला था कि अन्वेषण, जांच और विचारण को देखेगा न्यायाधीश। जैसे वादी है और एक प्रतिवादी है। ठीक है, इस वादी, ये जो अभियुक्त है, इसने जमानत की याचिका लगाई है। ठीक है, इसे जमानत किस आधार पर देगा मजिस्ट्रेट? अन्वेषण के बाद, जांच के बाद और विचारण के बाद। यही तो बोला था मैंने। ठीक है, और यही मैं फिर कह रहा हूं। लेकिन आप कह रहे हो, आप सोच रहे हो कि सर अन्वेषण का जो अधिकार है वो तो पुलिस का है, तो यहां पे मजिस्ट्रेट क्यों एंट्री मारेगा? अब इस चीज को हम समझेंगे। जो अपराधी है, ठीक है, जब वादी प्रतिवादी के ऊपर केस डालता है, ठीक है, तो ये हो जाता है मुलजिम। मुलजिम और मुजरिम मैंने बता दिया है अब से पहले में। मुलजिम वो होता है जिस पर दोष साबित नहीं होता हुआ है, और मुजरिम वो होता है जिस पर दोष साबित हो जाता है। मुलजिम दोष साबित नहीं है, और मुजरिम दोष साबित हो गया है। प्रतिवादी है, मुलजिम है। वादी ने इसके ऊपर केस डाला है। क्या गिरा है? केस। और यह प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर होता है और अपनी जमानत की याचिका लगाता है कि सर मुझे जमानत दे दी जाए। ठीक है, अब दूसरी बात, या तो ये प्रतिवादी जेल में हो सकता है। दो चीजें हो सकती हैं जमानत के समय पर, या तो ये जेल हो सकता है या ये बाहर हो सकता है कोर्ट में। भाई जमानत जब जेल में चला जाता है आदमी तब भी तो जमानत मांगता है, या कोर्ट में ही, जैसे जैसे अपराध हुआ कोर्ट में उपस्थित हुआ तो कोर्ट में खड़े होकर जमानत मांग रहा है। ठीक है, देखो बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये जमानत मांग रहा है, तो इसे जमानत कब दी जाएगी? ये जो वादी है, वादी ने जो केस करा है, क्या करा है? केस। उस केस में इसने जो अभिकथन किया होगा, अभिकथन यानी जो एफआईआर इसने दर्ज कराई होगी, एफआईआर के आधार पर ही पुलिस ने क्या करा होगा? पुलिस ने अन्वेषण किया होगा। ठीक है, पुलिस ने अन्वेषण किया होगा, और इसकी जो अन्वेषण करने के बाद फिर रिपोर्ट बनाई होगी, और वो रिपोर्ट कहां आई होगी? कोर्ट में। ठीक है, समझना मेरी बात को। वादी ने केस कराया, केस के लिए एफआईआर यानी अभिकथन किया, एफआईआर के लिए पुलिस ने अन्वेषण किया, रिपोर्ट बनाई और कोर्ट में पेश कर दी। ठीक है, कोर्ट में पेश होने के बाद प्रतिवादी केस में उपस्थित, कोर्ट में उपस्थित हुआ। इस वाले केस में भाई कोर्ट में जब एफआईआर पेश हो गई, प्रतिवादी को कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाएगा, या हो सकता है ये व्यक्ति पहले से ही इस वाले केस में जेल में हो। ठीक है, अब जमानत की फाइल आई है, फाइल यानी याचिका। ठीक है, तो जो मजिस्ट्रेट है, जो रिपोर्ट में अन्वेषण किया गया है पुलिस द्वारा, रिपोर्ट में जो पुलिस द्वारा अन्वेषण किया है उसका विचारण करेगा। विचारण यानी पढ़ेगा और देखेगा। ठीक है, विचारण किसने की, अन्वेषण किसने किया था? पुलिस ने। अन्वेषण के बाद ही उस अन्वेषण को मजिस्ट्रेट जांच करेगा। क्या करेगा? जांच करेगा, और जांचने के बाद जो विचारण उसके मन में आएगा उसे पढ़ेगा और देखेगा। उसके आधार पर
जमानत दे भी सकता है और नहीं भी। दोबारा से समझ लो, जिस रिपोर्ट को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है और प्रतिवादी उपस्थित हुआ है या जेल में है, अपनी जमानत की फाइल या याचिका लेकर खड़ा है, तो जो अन्वेषण पुलिस ने किया था उसको जांचेगा कौन? मजिस्ट्रेट। और जैसा कि मैंने बताया था, जांच का अधिकार केवल किसको है? मजिस्ट्रेट को है। तो वो जांचेगा और विचारण करेगा। कब? पढ़ने के बाद और देखने के बाद। फिर जमानत दे भी सकता है या नहीं। अगर उसका अपराध इस प्रकार का है कि उसे जमानत मिल जाए तो जमानत दे देगा, अपराध ऐसा है जमानत ना दी जाए तो जमानत नहीं देगा। ठीक है भाई, अब करते हैं परीक्षण। ठीक है, दोबारा से विचारण और परीक्षण देखो, विचारण और परीक्षण। ये विचारण और परीक्षण तो तब तक चलेगा जब तक केस में निर्णय नहीं हो जाएगा। एक विचारण और निर्णय तो तब देखा कि इसे जमानत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, एक विचारण हो गया, दूसरा विचारण, तीसरा विचारण, चौथा विचारण, काफी विचारण हो सकते हैं। और एक विचारण ये हुआ कि सभी गवाह, सबूत, तथ्य, दस्तावेज सबको देखने के बाद विचारण किया जाए और परीक्षण किया जाए कि अब इसमें निर्णय क्या दिया जाए, इसे बरी किया जाए या दोषी बनाया जाए। तब भी वो क्या है? विचारण का और परीक्षण का समय है। तो अब देखना, एक चीज समझना, जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश हुई है, रिपोर्ट ये वाली कोर्ट में पेश हुई है, तो ये अब इस रिपोर्ट को कौन चेक करेगा? मजिस्ट्रेट ही तो चेक करेगा। ये रिपोर्ट कब भेजी थी? अन्वेषण के बाद। तो इसे पुलिस अधिकारी थोड़ी देखेगा कोर्ट में। ठीक है, पुलिस नहीं देखेगी। ठीक है, तो इसकी जांच कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। तो यही चीज यहां पर बोली है। और दूसरी बात, ये जो अन्वेषण का जो काम है ये किसका है? पुलिस का है। उसे मजिस्ट्रेट तो करेगी नहीं भाई। मजिस्ट्रेट जाके अपराध की जांच पड़ताल मजिस्ट्रेट तो करेगा ना, तो वो क्या करेगा? पुलिस के द्वारा करी जाएगी, या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है कि भाई फलां दरोगा द्वारा, फलां एसएसपी द्वारा या फलां सीओ द्वारा इसकी अन्वेषण की जानी चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज का हमने अर्थ बताया था। अन्वेषण का अधिकार केवल पुलिस के पास होता है भाई। मजिस्ट्रेट थोड़ी इस छोटे कामों को करेगी, नहीं करेगी। मजिस्ट्रेट तो निर्णय के लिए बैठी है, न्याय देने के लिए बैठी है। ठीक है, हाँ, मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को निर्देश दे सकती है या नियुक्त कर सकती है कि फला एसआई के द्वारा या सीओ के द्वारा या एसएसपी के द्वारा इसमें अन्वेषण किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलकर जांच केवल कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा भाई। जो अन्वेषण आई है, रिपोर्ट आई है, उसमें पुलिस तो जांच करेगी नहीं। इन्होंने तो जो रिपोर्ट बनानी थी बना दी, मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, विचारण या परीक्षण कौन करेगा? ये भी मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश ही करेंगे, क्योंकि इन्हीं को क्या है? डिक्री पारित करनी है, निर्णय देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज यहां तक आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। देखो, जो आपकी ये 10 मिनट मैंने आपको ली, आपकी जो ली है, ये आपकी 10 मिनट बहुत ही कीमती थी, ये मैं भी जानता हूं। लेकिन ये आपकी 10 मिनट आपके पूरे पेपर को आसान कर देंगी। आपकी नॉलेज को बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा इन्होंने। आप जब तक लॉ के फील्ड में रहोगे, अगर आपने इसे अपने अच्छे मन से देखा है, तो आप जब तक लॉ के फील्ड में रहोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपकी जो समस्याएं हैं वो क्लियर हो गई होंगी, आपको अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न पे। तो इसलिए ही मैंने इसे स्टार्टिंग में बेस बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। अब चलते हैं आगे। अन्वेषण क्या है? अन्वेषण संहिता की धारा 2 है। ये कौन सी संहिता की बात कर रहा है? ये बात कर रहे हैं सीआरपीसी। लेकिन अब हमें किसके अनुसार चलना है? बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और उसकी जो धारा है
2(1) के अनुसार। ठीक है। अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्यवाहियां, देखो यहां कार्य है या वाहियां है, तो ये है कार्यवाहियां। आप भी याद रखना, अगर आप पेपर कर रहे हो और आपका कोई वर्ड बहुत बड़ा है और वो आधा लिख पाया है और आधा रह गया है, तो आप उसे ऐसे डिवाइड कर सकते हो, जैसे कार्य, फिर ऐसे एक डंडा लगा के फिर वाहियां लिख देना, कार्यवाहियां। अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्यवाहियां आती हैं जो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा की जाती हैं जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाता है। देखिए, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाता है, तो यहां पर बोला है अन्वेषण का जो कार्य है केवल पुलिस अधिकारी का होता है। पुलिस अधिकारी के अलावा मजिस्ट्रेट अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन मजिस्ट्रेट अन्वेषण के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। सही है, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाता है। आगे चलते हैं। इस प्रकार अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्यवाहियां आती हैं जो, अन्वेषण में कौन कौन सी कार्यवाहियां आती हैं, अब उसे पढ़ते हैं। नंबर 1, पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती हैं, जो पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती हैं। यहां पर जो और कर लेना, उससे थोड़ा रिदम बन जाएगा। जो पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती हैं या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती हैं जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया है। तो इस चीज को देखो, अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्यवाहियां आती हैं। कौन कौन सी कार्यवाहियां? या तो पुलिस अधिकारी द्वारा जो कार्यवाहियां की जाती हैं, या पुलिस से अतिरिक्त जो मजिस्ट्रेट द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किया गया है उसके द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियां। ठीक है, यहां पर बोला है मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती हैं जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है। आगे, जो इस संहिता के अधीन की जाती हैं, मतलब इस संहिता के अधीन जो उन्हें शक्तियां दी जाती हैं उनके अधीन। आगे चलते हैं। जिनका उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना होता है उसे अन्वेषण कहते हैं। अन्वेषण का मोटा अर्थ क्या है? साक्ष्य एकत्रित करना। अगर मैं तुम्हें यहां समझाने की कोशिश करता तो ये तीनों पॉइंट आपके दिमाग से निकल जाते। ठीक है, तो अन्वेषण का मतलब क्या है? साक्ष्य एकत्रित करना। आगे चलते हैं। अन्वेषण मतलब साक्ष्य एकत्रित करना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसा कि मैं बताता हूं आपको प्रत्येक वीडियो में, जितने आप एग्जाम्पल करोगे उतना ही अच्छा आपका पेपर जाएगा। HN रिस बुद्ध बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अन्वेषण के निम्नांकित प्रक्रम बताए हैं। ये केस था। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने कुछ अन्वेषण के प्रक्रम बताए हैं। कौन कौन से? घटना स्थल की ओर प्रस्थान, मतलब अन्वेषण करते समय हमें घटना स्थल का मुआयना करना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का निर्धारण, जो तथ्य हैं और परिस्थितियां उनका निर्धारण करना चाहिए। अभियुक्त की खोज एवं गिरफ्तारी, जो दोषी है, जो मुलजिम है, उसको खोजना चाहिए और उसे गिरफ्तार करना चाहिए। 4th, साक्ष्य का संग्रहण, मतलब जितने भी हो सकें, जितने भी साक्ष्य जुटाए जा सकें, जितने भी सबूत जुटाए जा सकें, जितने भी गवाह जुटाए जा सकें, उनके शब्दों को अंकित करना चाहिए। उन साक्ष्यों को लिखना चाहिए जो साक्ष्य वहां प्राप्त किए जाएं। ठीक है, निष्कर्ष। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य मामले की तह में जाकर सत्य का पता लगाना है। अन्वेषण का मतलब सिर्फ इतना है कि जो घटना घटी है
उसकी तह तक जाकर बिल्कुल निचोड़ करना, उसी को अन्वेषण कहते हैं। पुलिस के द्वारा जो कार्रवाइयां की जाती हैं जांच की, उसको अन्वेषण कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 है, ये रितेश है, रितेश सिन्हा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसे सही कर देते हैं। रितेश सिन्हा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि पुलिस कार्रवाई से व्यक्ति की गरिमा एवं शारीरिक क्षमता प्रभावित होती है, अतः पुलिस अधिकारी को विधि विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। देखो, उच्चतम न्यायालय ने कहा था जब कोई व्यक्ति अन्वेषण करता है, जांच नहीं, अन्वेषण करता है, तब जो व्यक्ति है उसकी जो शारीरिक और मानसिक क्षमता का ह्रास होता है और उसकी जो व्यक्तिगत जो गरिमा होती है, इज्जत जो होती है समाज में, उसका भी ह्रास होता है। तो यहां पर बोला है जो पुलिस है वो उस प्रकार से अन्वेषण करे जिससे कि किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस न पहुंचे। हो सकता है आप तहस में आकर किसी ऐसे व्यक्ति से अभद्रता से बात करने लग जाओ, बाद में पता चले कि ये तो दोषी ही नहीं है। तो यहां पर बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, आप अन्वेषण करते समय किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा का ह्रास नहीं करोगे। ह्रास का मतलब हानि नहीं पहुंचाओगे। पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अभियुक्त की आवाज का नमूना नहीं ले सकता। दूसरा, जब तक मजिस्ट्रेट आदेश ना दे तब तक आवाज रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। अन्वेषण का कार्य पूर्ण रूप से पुलिस अधिकारी का है। अन्वेषण कैसे करना है यह पुलिस अधिकारी को सुनिश्चित करना होता है। अन्वेषण का कार्य किसका है? पुलिस अधिकारी का है। और उस अन्वेषण को कैसे करना है ये स्वयं पुलिस अधिकारी निर्धारित करेगा विधि के आधार पर। अर्थात अन्वेषण की रीति और पद्धति पूर्ण रूपेण पुलिस अधिकारी पर निर्भर करती है। पूर्ण रूपेण किस पर निर्धारित करती हैं? रीति और पद्धति पुलिस अधिकारी पर ही निर्भर करती हैं, वो किस प्रकार से उसमें अन्वेषण करता है। आगे चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190। दंड प्रक्रिया संहिता की जगह अब हमारा क्या लग गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, या हम उसे लिख सकते हैं हिंदी में BNSS। ठीक है, CRPC की धारा 190 के स्थान पर 210 ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 210 190 के स्थान पर 210 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा, यहां पर बोला है BNSS की धारा 210 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। जो मजिस्ट्रेट है, जो पुलिस अन्वेषण कर रही है, उसमें हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन यहां यह उल्लेखनीय है कि अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करने का अर्थ मजिस्ट्रेट द्वारा अन्वेषण में हस्तक्षेप करना नहीं है। ठीक है, अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए अन्वेषण में हस्तक्षेप करना नहीं है। जैसे अब सपोज करो पुलिस है, पुलिस को अधिकार है अन्वेषण का। ठीक है, अब पुलिस ने कोई रिपोर्ट तैयार करी और रिपोर्ट तैयार करने के बाद कहां भेज दी? मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट ने इसकी क्या करी? जांच करी और जांच करी। जांच करने के बाद इसको लगता है मजिस्ट्रेट को कि भाई इसमें सत्यता जाहिर नहीं हो रही है, इसमें दोबारा से जांच करानी चाहिए। तो ये या तो पुनः आदेश दे सकती है किसको? CBI को, कि अब इसमें जांच आप करो, मुझे संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। या वादी के पक्ष से कोई मांग कराए, वादी पक्ष से मांग कराए कि इसमें CBI जांच कराई जानी चाहिए। या तो स्वयं मजिस्ट्रेट बोले या वादी पक्ष बोले तो इसमें CBI जांच कराई जाएगी और CBI जांच फिर क्या करेगी? दोबारा से अन्वेषण, और वो बाल की खाल निकालेगी। और CBI का कार्य क्या होता है आप सभी जानते हो।
इसमें तीसरा केस है मनु भाई रतिलाल पटेल टी ऊसाबेन बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि अन्वेषण एकमात्र पुलिस की अन्वेषण एकमात्र पुलिस की आधिकारिकता का विषय है, मजिस्ट्रेट द्वारा उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो इस वाले केस में भी बोला था कि जो अन्वेषण का कार्य है पद के हिसाब से भी गरिमा के हिसाब से भी ये पुलिस का कार्य है, मजिस्ट्रेट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, जब रिपोर्ट आ जाए कोर्ट में आप इसकी जांच कर सकते हो। आप संतुष्ट हो तो भी सही है, अगर संतुष्ट नहीं हो तो आप किसी अन्य संस्था को आदेश दे सकते हो दोबारा से अन्वेषण का, ठीक है। लेकिन जब तक पुलिस कार्य करेगी आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे, ठीक है। तो ये था अन्वेषण। उम्मीद करता हूं अन्वेषण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने व्हाट्सएप पर रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से एक ग्रुप बनाया है, चैनल बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। उस पर आपको लॉ से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज़ एंड वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे कि आप उससे वंचित ना रहो, इसलिए आप सभी स्टूडेंट उसे फॉलो करिए। दूसरी बात, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट चाहिए तो इस वाले नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर हमसे परचेज कर सकता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।